नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आप सबका स्वागत है। हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 3 स्टार्ट करने के पहले हम लेक्चर 2 को बताना चाहते हैं कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। मैं कुछ चीज़ों को जहां से मैंने फिनिश किया था लेक्चर 2 को आपको रिमेंबर कराना चाहता हूं। तो देखिए भाई, पिछले टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केपी और केसी में क्या संबंध होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो आपने कहा था कि सर केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जहाँ डेल्टा एन जी क्या है, गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। जब डेल्टा एन जी निकालेंगे तो हम केवल गैस के मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लेंगे, हम सॉलिड और लिक्विड नहीं लेंगे। तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। इसमें 3 केस हमने बताया था। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0, इस टाइप से मैंने आपको बताया था। और ये कहा था कि जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 तो केपी बराबर केसी, जब डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 तो केपी इज ग्रेटर देन केसी, और डेल्टा एन इज लेस देन 0 तो केपी इज लेस देन केसी। अब हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसको कायदे से समझा, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और ये एग्जाम में आए हुए हैं कि किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, किसी भी रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कितना हो जाएगा। तो हेडिंग हम लोगों की है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या इसी को आप लिख लीजिए आर करके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, CHARACTERISITIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्य अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम लोगों को अब पढ़ना है। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हम केस वाइज लेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो फैक्टर 1, फैक्टर 2 या केस 1, केस 2। तो सबसे पहले केस 1 ऐसे केस करके हम स्टडी करेंगे। केस 1 में ये कहा जा रहा है कि अगर, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा, आप लोग अभी नोट मत करिएगा। इन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन है, A प्लस बी आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 20 है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब C और D रिएक्टेंट के रूप में रहे, ऐसे C और D चेंज होके बना रहे प्लस बी, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका हम Kc डैश माने तो Kc डैश कितना होगा। तो केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स हो जाएगा। मतलब नया Kc डैश, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो 1/20। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, अगर हम आपको अगर यहीं पर लिखें, देखिए अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर बताइए भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ पर Kc डैश की वैल्यू लिखिए, Kc डैश की वैल्यू, तो एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B अपान एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। अब दोनों को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर
Kc में C और D ऊपर है, यहाँ पे Kc डैश में A और B ऊपर है। तो अगर हम इसको Kc डैश और इसमें कंपैरिजन करें तो हम क्या पाएंगे कि ये जो Kc डैश है इसको अगर 1/Kc कर दें, इसको 1/Kc कर दें, तो बताइए भाई इसको 1/Kc करें तो ये भी अगर 1/Kc इसको कर रहे हैं तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और C और D डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D, यही है ना। तो ये देखिए कि 1/Kc एक्टिव मास ऑफ A B C और D, यहाँ मैच करिए इन दोनों को मैच करिए, तो मैच करने पे पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब कि Kc डैश बराबर 1/Kc, Kc डैश बराबर 1/Kc। तो केस 1 में हम लोग यही लिखेंगे कि इफ़ वी रिवर्स ए रिएक्शन, अगर हम किसी भी रिएक्शन को, जैसे ये रिएक्शन इसको रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्ट हो जाता है, और यही एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेंगे। तो नोट करिए यहाँ पर केस 1 में नोट करिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 1 में एक छोटी सी हेडिंग है, यहाँ पे केस 1, इफ वी रिवर्स द रिएक्शन then equilibrium constant Kp or Kc is also inverted, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc भी इन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यही दोनों एग्जांपल आप बना लीजिए, और यहाँ पर भी आप इस चीज़ को ध्यान से लिख लीजिएगा, चूँकि ये एक डेरिवेशन टाइप में है, और जब भी आप इसको देखेंगे कि कैसे इन्वर्ट हुआ, तो आपने ये देखा कि दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा। तो सेकेंड वाले को देखने पर ये पता चल रहा है कि पहले वाले का रिवर्स है, तो पहले वाले को 1/Kc किया तो ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू नीचे, तो Kc डैश बराबर 1/Kc। तो यहीं पर लिखिए, देन यहीं पर लिख लीजिए कि इफ वी रिवर्स द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc इज आल्सो इन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से आप एग्जांपल बना के लिख लीजिए, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा Kc डैश बराबर 1/Kc, Kc डैश बराबर 1/Kc। ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो केस 1 में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दें तो क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ट्वाइस SO2, एग्जाम्पल नंबर 2, ट्वाइस SO2 प्लस O2, एग्जाम्पल नंबर 2, केस 1 का एग्जाम्पल नंबर 2, ट्वाइस SO2 प्लस O2, ये चेंज होके बना रहा है ट्वाइस SO3। इसका नाम बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है, मालूम है आपको, ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है 15, और आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ट्वाइस SO3, रिएक्शन को मैंने इन्वर्स कर दिया, रिवर्ट कर दिया, ट्वाइस SO2 प्लस O2। तो बताइए भाई इसके लिए Kc डैश आपसे पूछ रहा है, तो कौन बच्चा बताएगा? तो सर आपने एक नियम बताया है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए
तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp या Kc भी इन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए Kc डैश अगर हम लिखना चाहें, Kc डैश जो ये हमसे पूछ रहा है Kc डैश कितना होगा, तो Kc डैश बराबर 1/Kc इज इक्वल टू 1/15, यही तो है 1/15, यही आंसर है आपका। जब रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्ट हो जाता है। केस 2, केस 1 याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन को क्यों ऐसा हुआ, अगर इसका Kc निकालेंगे, इसका Kc निकालेंगे तो दोनों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे का इन्वर्स है। तो अब केस 2, इफ केस 2 में लिखिए, इफ द रिएक्शन, इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, then the new equilibrium constant Kc dash, नोट करके लिखिए, if केस 2 है, if the equation is divided by 2, if the equation is divided by 2, then the new equilibrium constant, then the new equilibrium constant Kc dash, then the new equilibrium constant Kc dash पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट हो जाता है। ये Kc, ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट हो जाता है। Kc डैश इज इक्वल टू Kc, यहां पर न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस टाइप से दूसरा केस हम लोगों का ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन को, इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट रहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, केस 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, ट्वाइस SO2, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ट्वाइस SO2 प्लस O2, ये चेंज होके बना रहा है ट्वाइस SO3। इसका Kc दिया हुआ है 25। वो आपसे पूछ रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये SO2 होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो O2 होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये SO3 होगा। इसके लिए पूछ रहा है कि Kc डैश कितना होगा। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, इसी इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आया, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 1/2 आया, 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आया। तो Kc डैश इज इक्वल टू कितना होगा, Kc डैश पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट होगा। तो चलिए भाई बताइए, यहाँ पर Kc डैश अंडर रूट Kc होगा तो इज इक्वल टू अंडर रूट 25 होगा। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो दिस इज योर आंसर और दिस इज योर रिलेशन। ओके, इसी टाइप से नोट कर लीजिए इसको। इसी टाइप से कई क्वेश्चन आपको बना सकता है, पूछ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन केसेस को अगर याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। बस केवल चीज़ों को भूलना नहीं है, रिमेंबर करके रखना है। पहले केस में हमने कहा कि इक्वेशन को 2 से रिवर्स किया गया, दूसरे केस में मैंने कहा इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया गया। तो आपने कहा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो चलिए भाई अब नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि हमने पहले रिएक्शन को
पहले केस में हमने इक्वेशन को रिवर्स किया, दूसरे नंबर पे 2 से डिवाइड किया। अब बारी आ जाती है इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का। इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, देखिए केस नंबर 3, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 माने 2, देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, then new equilibrium constant, then new equilibrium constant Kc dash, Kc dash is equal to Kc square। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर के बराबर होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। Kc dash न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका एग्जाम्पल हम लोग करें, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होंगी कि क्या इस केस में रखा गया है, क्या इस केस में लिखा गया है। तो देखिए भाई, हाफ एग्जाम्पल इसका लिखिए, नोट करिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1, हाफ N2 प्लस हाफ O2 ये बनाया NO, हाफ N2 प्लस हाफ O2 NO। इसका Kc दिया हुआ है 5, Kc दिया गया है 5। तो अब आपसे पूछ रहे हैं ये कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। N2 प्लस O2 चेंज हुआ ट्वाइस NO। तो भैया ये बताइए, ये वाला जो इक्वेशन है, बताओ बच्चों, ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या किया गया कि ये इक्वेशन आ गया। सर इस इक्वेशन में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से गुणा कर दिया गया, 2 से गुणा किया गया तो ये वैल्यू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 हो गया, तो वही चीज यहाँ लिख दी गई। तो इक्वेशन, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ना, तो उस केस में कहते हैं कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc डैश होगा, जो Kc डैश होगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर होगा। और पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दी गई है 25, तो कितना दी गई है 5, और 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 25 होता है, या उसी को 25 कहते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट फार्मूला। तो पहले फार्मूले में मैंने बताया कि रिएक्शन को इन्वर्स किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्स हो गया। दूसरे केस में मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, दूसरे केस में मैंने बताया कि डिवाइड करें 2 से, तो हमने पाया कि Kc डैश, Kc का स्क्वायर रूट होता है। फिर हमने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई करें इक्वेशन में 2 से, अगर ये इक्वेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है। तो Kc डैश बराबर Kc स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आया। तो इस टाइप से 3 केसेज आपके सामने हुए, और चौथा केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अब आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप में लिखी जाए और सबका अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, केमिस्ट्री ये कहती है कि जो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इंडिविजुअल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, तो केस नंबर 4, केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में लिखना है कि इफ द इक्वेशन इज रिटन, इफ द इक्वेशन is written, if the equation is written in more than
more than one steps, in more than one steps, then equilibrium constant, K is equal to equilibrium constant K1 into K2 into K3 डैश डैश डैश। देखिए भाई बहुत बच्चा गलती करता है, वो यहाँ प्लस लगा लेता है। तो यहाँ पर याद रखना है हम लोगों को, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है नॉट एडिशन। तो ऐसे हम बॉक्स में बना दे रहे हैं और आप भी ऐसे बना लीजिए कि K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश डैश। ये गलत है, ऐसे बना लीजिए कि ये गलत है, इसको कभी हम अपने दिमाग में नहीं आने देंगे, ये गलत है भाई। यही गलती करता है बच्चा। वहाँ ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन वाला देखना है। मोर देन वन स्टेप, अगर किसी भी रिएक्शन को मोर देन वन स्टेप में लिखी गई तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 डैश डैश डैश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको इन जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है D में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, लेकिन यही रिएक्शन कई स्टेप में प्रोसीड कर रही है। हमने मान लिया कि लेट A चेंज हो रहा है पहले B में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, B चेंज हो रहा है C में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, C चेंज हो रहा है D में, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो ये हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो A चेंज होगा किसमें, D में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इसका दिया हुआ है, वो इसके मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। तो दिस इज योर आंसर, लिख लीजिए, यह आपका आंसर है। यहाँ एक लाइन खींच दीजिएगा कि यह एक ओवरऑल रिएक्शन है। तो इस टाइप से आप लोगों ने 4 केस डिस्कस किए। पहले केस में आपने रिवर्स किया इक्वेशन को, दूसरे केस में आपने डिवाइड किया, तीसरे केस में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर चौथे केस में आपने कहा कि कोई भी रिएक्शन है, वह रिएक्शन कई स्टेप में पार्टिसिपेट करती है। अगर सबका इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 है, तो ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पर्टिकुलर रिएक्शंस जो कि पार्ट में टेक पार्ट कर रही हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर होगा। अगर और भी दिए होते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिविजुअल, तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो इस तरह से 4 केस आप लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट केस, 5वां केस हम लोग लिखने जा रहे हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5, और मैं इसको कई बार बताते आया हूं लगातार, जब से मैं पढ़ा रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जब से मैं पढ़ा रहा हूं, तब से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय हम कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं। डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो उस समय हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसी चीज को लिखना है कि व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय केवल और केवल गैस के जो पार्टिकल हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो नोट करिए भाई, डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ
डू नॉट कंसीडर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक डिफरेंस। डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ, डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स, डू नॉट कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स। प्योर सॉलिड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स while writing the equilibrium, while writing the equilibrium constant, equilibrium constant लिखते समय हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल गैस को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड मैंने कहा है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सॉलिड प्लस H2O गैसियस, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्लस हाइड्रोजन गैस का। तो इस टाइप से कार्बन सॉलिड जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, वेपर के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर अगर नाम में आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO। CO ऐसे लिखा जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। जो हमारे बच्चे इंटरमीडिएट के इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लिखते चलें, उनके लिए बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा जाए तो ये मेटल है, इसका नाम है कोबाल्ट, इसका नाम है कोबाल्ट। छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखा जाए, अगर इसके लिए Kc लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे बताइए। प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 है, तो हमने एक्टिव मास कार्बन मोनोऑक्साइड का इनटू H2 अपान, इसको तो हमको छोड़ देना है, प्योर सॉलिड स्टेट में है, स्किप करना है इसको। H2O गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे H2O गैस। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो 5 केस हम लोग डिस्कस किए। इस केस में हम लोग को ये जानना था, हम लोगों को ये पहचानना था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने दिमाग को इक्वेशन पर ले जाएंगे, वहाँ ये देखेंगे कि हम केवल गैस के जो पार्टिकल हैं उन्हीं को लेंगे, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसी के लिए, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था, अगर हम Kp लिखें इसी के लिए तो कौन बच्चा बताएगा? आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे कि सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन C है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर P है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लेते हैं, यहाँ एक्टिव मास मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन लेते हैं। तो Kp कैसे लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट में CO है, H2 है, तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। स्टिचियोमेट्री कितनी है? 1, तो यहाँ 1 लगा देंगे, कोई मीनिंग नहीं है। और क्या है भाई, यहाँ पर H2 है तो इंटू करके लिखें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपान, यहाँ पर क्या है, H2 गैसियस स्टेट में है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Kp। इसी इक्वेशन के लिए हम Kc भी लिख सकते हैं और Kp भी लिख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, इस केस में यही कंक्लूजन निकला कि किसी भी इक्वेशन को देख करके उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केवल हम जो गैस के कंपोनेंट हैं उन्हीं को मेंशन करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हमने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लिया है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहेंगे, लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर लिए हैं कंपोनेंट का तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
Kp लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं इसी केस 5 का, एग्जाम्पल नंबर 2, आप लोग करके बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताइए भाई इसका नाम, इसका नाम बताइए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम बोलिए, मैं बताया था आपको कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ नाम और है क्या जी? मैंने आपको बताया था ना, इसका नाम है क्विकलाइन। क्विकलाइन। और इसी का बड़ा भाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेक्टलाइन कहते हैं, जिसको हम लोग स्लेक्टलाइन कहते हैं। और ये गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस स्केप आउट हो जाती है बेजल से। अगर ये यहाँ स्केप नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, पुनः अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इस रिएक्शन के लिए Kc और Kp आपको लिखना है। राइट डाउन द Kc एंड Kp फॉर दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन है कि Kp लिखिए, क्वेश्चन है कि Kc लिखिए इस इक्वेशन के लिए। तो क्या बहुत कठिन है? नहीं नहीं सर, बहुत कठिन नहीं है, हम आंख से देख के लिख देंगे Kc। तो चलिए भाई Kc लिखना है। Kc का मतलब हम कंसंट्रेशन लेंगे मोल पर लीटर में, एक्टिव मास लेंगे दैट इज मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का इसको छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो यहाँ एक्टिव मास ऑफ CO2 अपान, चूंकि स्टिचोमेट्री 1 है तो यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में सॉलिड है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ CO2। इसी टाइप से Kp अगर लिखा जाए तो ये सॉलिड छोड़ देंगे, ये सॉलिड छोड़ देंगे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपान, यहाँ भी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो दिस इज द Kc, दिस इज द Kp। कितने केस हुए भाई? केस हमारे पास हुए 5। बारी बारी से हम लोगों ने 5 केस डिस्कस किया है। अब केस नंबर 6, ये सारी बातों को आपको याद रखना है। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, जब मैं क्लास अपना फिनिश करूंगा, तो आप घबराइए नहीं, चीज़ों को याद करके ही जाएंगे इस क्लास से, ये मेरा वादा है आपसे। क्लास 6, केस 6। केस 6 में ये डिस्कस करना है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc। मतलब कि ये जो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं हमारे पास, Kp एंड Kc, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, इन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kp एंड Kc, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे बना लीजिए। तो हम लिख ले एक लाइन में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नोट करके लिखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, on equilibrium constant is given by और बहुत रिनाउड इक्वेशन है, उसका नाम है वान हाफ इक्वेशन, उसका नाम है वान हाफ इक्वेशन, इज गिवन बाय वान हाफ इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से हैं, यही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, Kp एंड Kc, Kp एंड Kc। ये केस नंबर 6 है। इस केस में हम लोगों ने ये पाया
कि इस Kc और Kp पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, और उस टेम्परेचर का प्रभाव वांट हाफ इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। वांट हाफ इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, वांट हाफ इक्वेशन आप लोगों को मैं बता चुका हूं, नोट के फॉर्म में लिखवाया हूं कि अगर इफ एट T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो एंड एट T2 टेम्परेचर पर K2 हो, तो वांट हाफ इक्वेशन क्या कहता है, log K2 अपान K1, लिख लीजिए मेरे साथ, log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R स्क्वायर ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको लिखवाया हूं इसको, पिछला चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां नोट करके मैंने लिखवाया था। तो हियर डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां पर डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया की ऊष्मा है। ये जीरो भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है। तो भाई K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, R गैस कांस्टेंट, इसकी 4 वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, T2 टेम्परेचर है K2 के रेस्पेक्ट में, T1 टेम्परेचर है K1 के रेस्पेक्ट में। तो log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये याद होना चाहिए सब बच्चों को, जो हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको ये फार्मूला याद होना चाहिए। log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R स्क्वायर ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपान T1 T2। तो चलिए मेरे साथ बताइए, फार्मूले को रिवाइज करिए। log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R स्क्वायर ब्रैकेट में बोलिए T2 माइनस T1 अपान T1 T2। जहां पर सारी जो एंटिटीज हैं मैंने उसको लिख दिया है। केस 6 में, केस 6 में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर नहीं है यहाँ तो केवल टेम्परेचर का प्रभाव है, मेरी सॉरी, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ओनली टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ओनली टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP और KC। यहाँ पर टेम्परेचर का प्रभाव है TEMP RATURE, केवल टेम्परेचर का प्रभाव है, प्रेशर का प्रभाव नहीं हम लोगों ने देखा है। तो देखिए भाई, ये जो इक्वेशन है यह बहुत बेसिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को लेते हुए हमारे पास 3 केस आएंगे। जब डेल्टा H की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर का प्रभाव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होगा। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो तब टेम्परेचर और K में क्या संबंध होगा। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो तो T और K में क्या संबंध होगा। इन्हीं को लेते हुए हमारे पास 3 केस हैं, और देखिए उन 3 केस को कैसे हम लिखते हैं वैसे आप भी लिख लीजिए मेरे साथ। तो इस बेसिक इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, और उसी के नीचे 3 बातें हम लिखेंगे। आप भी मेरे साथ ऐसे नोट कर लीजिए। फिर से मैं बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूं, log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान 2.303 R स्क्वायर ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपान T1 और T2। ठीक है, अब यही बेसिक इक्वेशन है हमारी, ये बेसिक इक्वेशन है। इसी से रिलेटेड 3 पार्ट करिए, 3 केस, ऐसे 3 केस कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3। ओके, 3 पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में यदि डेल्टा H की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए,
मतलब ये कि रिएक्शन में ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना तो इवाल्व हो रही है। तो इफ डेल्टा H इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नाइदर हीट इज इवॉल्व, नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व। ठीक, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना तो इवॉल्व हो रही है। तो चलिए बच्चों बताइए, log K2 अपान K1 इज इक्वल टू डेल्टा या 0, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, शून्य। क्यों? 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरी क्वांटिटी में तो 0। इसका मतलब कि log K2 अपान K1 बराबर क्या हुआ? 0। यहां पर बेस क्या है? 10 है। और मैंने आपको एक दिन फार्मूला बताया था कि log अगर कहीं पर x है और यहां पर p है, यहां बेस 10 है, तो x की वैल्यू आपसे कोई पूछे, x इसी x की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 की पावर p, 10 की पावर p। दूसरा, अगर log यहां पे q है, यहां r है, यहां बेस 10 हम जानते हैं, अंडरस्टूड है बेस 10 होता है, तो अगर कोई q की वैल्यू आपसे पूछे तो q बराबर 10 की पावर इसी की पावर ये हो जाता है। तो यहां पर बताइए, अगर हम इसकी वैल्यू आपसे पूछें, K2 अपान K1 की वैल्यू पूछें, तो यही K2 अपान K1 x समझ सकते हैं या q समझ सकते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये आपको रिमेंबर करा रहा हूं, मैंने आपको बताया था। न याद हो तो पुनः एक बार लिख लीजिए। तो ऐसे ही K2 अपान K1 की वैल्यू बोलिए, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, 0 है, तो K2 अपान K1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0। और मैंने आपको बताया था किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1। तो इसका मतलब कि K2 इज इक्वल टू K1, K2 इज इक्वल टू K1। भाई इसकी वैल्यू 1 आ गई तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो K2 इज इक्वल टू K1, K2 इज इक्वल टू K1, K2 इज इक्वल टू K1। ओह, देयर इज नो इफेक्ट, मतलब K2 और K1 दोनों बराबर हो गए। T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और T2 टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट K2 है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ना तो हीट इवॉल्व हो रही ना एब्जॉर्ब हो रही है तो उसमें टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर इज विल बी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहीं कहीं हम लोग लिख लें कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं। तो केस 1 हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। इफ केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 में क्या है कि इफ डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव ले लें। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। रिएक्शन भाई पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक। ये इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक। तो चलिए भाई इस इक्वेशन में चलें, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ये वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब कि log K2 अपान K1 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, अगर याद हो आपको तो ठीक, और अगर ना याद हो तो मैं पुनः बता रहा हूं आपको वो फार्मूला कि log K2, मैंने एक फार्मूला बताया था कि log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n, या कहीं पर लिखा रहे log p अपान q, तो ये वैल्यू होगी log p माइनस log q। log p अपान q इज इक्वल टू log p माइनस log q। तो वैसे ये वैल्यू बोलिए log K2 अपान K1, log K2 माइनस log K1 इज ग्रेटर देन 0। log K2 माइनस log K1 इज ग्रेटर देन 0। पास ये 0 तभी आएगा कि जब log K2 ज्यादा हो log K1 कम हो, तभी तो ये 0 से बड़ा आएगा ना। ये 4 हो 3 हो तो 1 आएगा, ये 5 हो ये 3 हो तो 2 आएगा,
ऐसा तो नहीं कि ये 3 है 5 है तो -2 आ जाएगा, तो ये तभी संभव है। इसका मतलब कि log K2 इज ग्रेटर देन log K2 इज ग्रेटर देन log K1। log K2 log K1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1। यहाँ पर भाई डेल्टा H की वैल्यू 0, तो ना तो हीट इवाल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, K2 बराबर K1, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो मैंने पाया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। भाई T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर K2 रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा आ गया और K1 कम है T1 टेम्परेचर पर। इसका मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए K और T में क्या रिलेशन होता है? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, किसके लिए? फॉर एंडोथर्मिक। कई बार एग्जाम में आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपके सामने सिनेरियो चल रहा है 3 केस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है नीट और जेई का। नीट और जेई का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर डेल्टा H की वैल्यू 0 तो टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, कोई ऐसी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, तो मैंने उसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद केस 3, फिर से मैं इसको समझा दूं। डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक है। log K2 अपान K1 यहाँ से अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो log K2 अपान K1 भी पॉजिटिव होगा। इसमें मैंने फार्मूला अप्लाई किया log m अपान n वाला, log m माइनस log n, तो ये हुआ log K2 माइनस log K1। log K2 माइनस log K1 इज ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये ज़्यादा हो log K2, ये कम हो, तो log K2 इज ग्रेटर देन log K1। इसका मतलब कि K2 इज ग्रेटर देन K1, log K2 इज ग्रेटर देन log K1, इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, उसका मान बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज। और उसके बाद तीसरा केस, थर्ड केस क्या है भाई कि इफ डेल्टा H इज लेस देन 0, और इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें उष्मा निकलती है, और एंडोथर्मिक में ये उष्मा शोषी कहलाती हैं। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो समझ लें, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब उष्मा शोषी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब उष्मा छेपी। उष्मा शोषी का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो ये, और उष्मा छेपी का मतलब जिसमें हीट निकले, ये हीट निकल गई। उष्मा छेपी का मतलब इसमें हीट निकलती है। तो अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव। इसका मतलब कि log K2 अपान K1 नेगेटिव, log K2 अपान K1 इज लेस देन 0, log K2, वही फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया log अपान m, तो log K2 माइनस log K1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब कि K2 log K2 इज लेस देन log K1, तो इसका मतलब ये हुआ कि K2 इज लेस देन K1, K2 इज लेस देन K1। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो K2 घट रहा है, T2 टेम्परेचर ज़्यादा है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो K2 की वैल्यू घट रही है और K1 की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि K और T में इन्वर्स संबंध होता है। तो हमारे पास 3 केस आए भाई। फर्स्ट केस डेल्टा H log K2 अपान K1, डेल्टा H अपान 2.303 R, T2 माइनस T1 अपान T1 T2। इस इक्वेशन का नाम क्या था? इस इक्वेशन का नाम था वान हाफ इक्वेशन। वान हाफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? वान हाफ इक्वेशन। वान हाफ इक्वेशन को देख करके, इस पे डेल्टा H की वैल्यू ले करके हम ये बता सकते हैं कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का प्रभाव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होगा।
तो उसी को लेकर के हमने 3 केस डिस्कस किए, कई बार एग्जाम में आया है। वो पूछेगा कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन। तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। लेकिन अगर रिएक्शन में ना तो हीट इवाल्व हो रही ना एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप कह दीजिएगा सर कि वहां पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं पड़ेगा। तो इसको लेते हुए, वान हाफ इक्वेशन को लेते हुए हमारे पास 3 केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ये केस 1 था, ये केस 2 है, यहां पे केस 3 है। तो एक बार मैं फाइनली आपको फिर डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। केस 1 में अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0, डेल्टा एच की वैल्यू 0, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही ना इवाल्व हो रही, तो log इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू 0, तो log K2/K1 की वैल्यू 0। मैंने इसी के से रिलेटेड ये फार्मूला आपको बताए हैं कि ये फार्मूला कहाँ से इंप्लीमेंट हुआ। 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। ये फार्मूले मैंने बताया कि अगर log x बेस 10 इक्वल टू p है, तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 10 की पावर p। अगर log बेस 10 q इक्वल टू r है तो q इक्वल टू 10 की पावर r। तो log बेस 10 K2/K1 इक्वल टू 0, तो हमको K2/K1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 बराबर 1। तो जब K2/K1 बराबर 1, तो K2 बराबर K1, दैट इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दोनों कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स सेम। T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर दोनों पर सेम है। तो इसका मतलब तापमान का कोई भी प्रभाव, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस केस में आपने क्या पाया कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। केस 2 में हमने पाया कि अगर हमने माना कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो log K2/K1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो K2/K1 मैंने फार्मूला बताया कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log P/Q इज इक्वल टू log P माइनस log Q। इस टाइप से फार्मूला मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था, आज मैंने उसको रिवाइज कर दिया। तो ये हो गया log K2 माइनस log K1 इज ग्रेटर देन 0, तो log K2 इज ग्रेटर देन log K1, तो K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का संबंध होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, उसका मान बढ़ता है। तीसरा केस, यदि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवाल्व हो, तो ये वैल्यू निगेटिव, ये पूरी की वैल्यू निगेटिव, तो log K2/K1 निगेटिव लेस देन 0, तो log K2 माइनस log K1 इज लेस देन 0। इसको पक्षांतर करके उधर ले गए तो log K2 इज लेस देन log K1। भाई देखिए, ये 0 से कम तभी होगा जब ये वैल्यू कम हो, ये ज्यादा हो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो K2 इज लेस देन K1। मतलब देखिए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, T2 को बढ़ाया। जब टेम्परेचर T2 को बढ़ाया तो K2 कम हो गया और K1 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है, इसीलिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू 0, वहां टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी, या टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, चूंकि वो इनवर्स में है। तो इस टाइप से हमारे पास 3, अगर हम लिखना चाहें तो फाइनली हमारे पास 3 रिजल्ट आए। तो मैं इन्हीं चीज को जो केस करके लिखा हूं एक बॉक्स में लिखना चाहता हूं, तो आप लोग भी लिख लीजिए। फाइनली वी हैव हमारे पास 3 बातें हैं, बॉक्स में हम लोग लिख लेंगे।
फाइनली वी हैव ये बॉक्स बनाइए। बॉक्स में तीनों चीजों को हम लोग लिखेंगे। यही बॉक्स हमारे दिमाग में रहता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं। तो इफ डेल्टा H इज इक्वल टू 0, तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको और आगे से बढ़ा के बॉक्स, ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड नंबर पे इफ डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, ये रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये K इज डायरेक्टली, K की जगह पर क्या हो सकता है भाई? K की जगह पर Kp भी हो सकता है और Kc भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तीसरा केस, इफ डेल्टा H इज लेस देन 0, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एक्सोथर्मिक तो Kp और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ये बॉक्स बंद कर लीजिए। Kp और Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, Kp और Kc इनवर्स है। तो ये तीन इफेक्ट हैं Kp और Kc पर टेम्परेचर के, इन तीनों को याद रखना है। केस नंबर 7, हम लोगों ने 6 केस डिस्कस किए। 7वां केस हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। केस नंबर 7 और छोटी सी डाल दीजिए, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, यूनिट ऑफ इकाई, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc। छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए। ये केस नंबर 7 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp की यूनिट कैसे लिखा जाएगा। कोई भी रिएक्शन है, अगर हम Kp लिखते हैं तो वहाँ पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, और अगर हम Kc लिखते हैं तो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यूनिट ऑफ Kp और Kc, तो देखिए भाई, यूनिट ऑफ Kp का मतलब प्रेशर ना, प्रेशर किस में लिखा जाता है? यूनिट ऑफ Kp का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट अपान क्या? डेल्टा n क्या है? गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन। और प्रेशर की यूनिट ATM, एटमॉस्फेयर की पावर क्या? डेल्टा Ng, गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं। यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर की पावर डेल्टा n, और यहां पर क्या है? G इज इक्वल टू प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM की पावर क्या होती है? डेल्टा Ng। डेल्टा Ng बताना पड़ेगा। डेल्टा Ng आपको पता है ना? डेल्टा Ng का मतलब गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या, रिएक्टेंट के गैस के मोलों की संख्या का जो अंतर है वही डेल्टा n है। अब सेकेंड नंबर पे यूनिट ऑफ Kc लिखते समय हम लोग
जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लेते हैं। तो यूनिट ऑफ केसी, तो यूनिट ऑफ केसी का मतलब क्या हुआ? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन और क्या जी। जी क्यों लिखता हूं जी मैं बार बार? जी क्यों लिखता हूं? आपको जी कहने के लिए नहीं भाई, आपको जी कहने के लिए नहीं लिखता हूं, यहां पर इसलिए लिखता हूं कि जी माने गैस। जी माने आपके लिए जी नहीं, जी माने गैस। किसके गैस? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है दैट इज द डेल्टा एन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बताओ बच्चों, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर ना, तो मोल अपान लीटर की पावर डेल्टा एन जी, गैस के मोलों की संख्या। मोल अपान लीटर की पावर डेल्टा एन जी, गैस के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी और केसी बराबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल मैं करा रहा हूं। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो केपी की यूनिट आज से आप लोग जान गए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, किसकी यूनिट है? केपी की। केसी की यूनिट बताएं, केसी की यूनिट बताएं। केसी की यूनिट है, केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। तो आज से आपको याद रहना चाहिए कि अगर किसी भी रिएक्शन को देख करके आपसे कहा जाए आप केपी की यूनिट बताइए, केसी की यूनिट बताइए, तो क्या आप बता नहीं सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, N2 प्लस 3H2 ट्वाइस अमोनिया, N2 प्लस 3H2 ट्वाइस अमोनिया। अब इसके लिए ये कह रहे हैं कि केपी की यूनिट, यूनिट ऑफ केपी बताइए, यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी। तो केपी कैसे लिखा जाए भाई? केपी की यूनिट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, की डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी का मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन। रिएक्शन में गैस के मोलों की संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही तो डेल्टा एन जी है। तो इस रिएक्शन के लिए निकाला जाए डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी बताइए। प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू बताइए, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2 है, 2 माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी? 4। तो डेल्टा एन जी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? -2। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम डेल्टा एम इज इक्वल टू एटीएम की पावर -2, या ये मैं लिख सकता हूँ एटीएम का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ केपी, यही केपी की यूनिट है इस रिएक्शन के लिए। तो केपी की यूनिट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, उसमें केपी की यूनिट आप बताइएगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, ये जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप केपी की यूनिट बताएं। तो केपी की यूनिट इज इक्वल टू होता है, यही फार्मूला है हमारे पास ना भाई, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, यही यूनिट है।
अब डेल्टा एन निकालना है, डेल्टा एन जी प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या कितनी है 1, तो 1 माइनस, ये तो सॉलिड स्टेट में होता है भाई क्विकलाइन, ये भी सॉलिड स्टेट में, इसको छोड़ देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या 1, रिएक्टेंट में मोलों की संख्या 0, तो वैल्यू क्या आई 1। तो डेल्टा एन जी बराबर 1, डेल्टा एन जी बराबर 1। तो यहां पे वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू कहां रख दें यहां पे, तो Kp बराबर एटीएम की पावर 1, एटीएम की पावर 1, एटीएम की पावर 1, एटीएम की पावर 1। इसी तरीके से अगर हम केसी की यूनिट आपसे पूछें, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, H2 प्लस I2 चेंज होके बना रहा है ट्वाइस HI। केसी की यूनिट आपको बताना है। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, H2 प्लस I2 ये चेंज होके बना रहा है ट्वाइस HI। केसी इसके लिए कौन बच्चा बताएगा? केसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, स्टिचियोमेट्री पावर में जाएगी, तो HI की पावर क्या 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, सबकी वैल्यू रखा जाए, यही तो होता है ना। तो मैंने केसी की मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो इसी को मिला के केमिस्ट्री वाले बता देते हैं कि मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा एन जी। तो इसके लिए डेल्टा एन जी निकाल लिया जाए, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सब गैस है ना। तो दो प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, रिएक्टेंट में 1 और 1 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब केसी बराबर मोल पर लीटर, यहां लिख देता हूं मैं, केसी बराबर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब केसी की कोई भी यूनिट नहीं है, यूनिट लेस हो गई इसमें, यूनिट लेस। क्यों? डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा एन की वैल्यू 0। तो जो मोल पर लीटर का स्क्वायर यहां है, मोल पर लीटर का स्क्वायर कैसे हुआ मैं समझा देता हूं, क्यों आया 0। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं केसी इज इक्वल टू, ये मोल पर लीटर का स्क्वायर है ना, मोल पर लीटर का स्क्वायर अपान ये मोल पर लीटर इनटू ये भी मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1, वही 1 तो आ रहा है यहां पर, देखिए वही 1 तो आ रहा है यहां पे, 1 क्या आ रहा है ये देखिए। तो केसी बराबर 1, तो यूनिट लेस हो गई। तो इस टाइप से आप केसी की यूनिट, केपी की यूनिट निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर एक नोट लिखना है इसी में कि इफ डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, देखिए भाई अगर यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी बराबर 1, केसी जब हम निकाले थे मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन, ये वैल्यू 0 हो जाए तो केसी बराबर 1। तो अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी एंड केसी हैव सेम यूनिट, तो यही स्टार बना के लिख लीजिए, इफ सेम बना लीजिए स्टार बना के, इफ स्टार बना के लिखिए, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 देन यूनिट ऑफ केपी एंड केसी इज सेम। केपी और केसी की यूनिट क्या है, वो एक समान है अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो। मैंने आपको डिराइव करके बता भी दिया कि दोनों की पावर डेल्टा एन है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद एक केस और बचा हुआ है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का प्रभाव। तो केस नंबर 8 लिख लीजिए, केस नंबर 8 और इसमें लिखिए
कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं करता है। तो लिखिए इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के द्वारा प्रभावित तो नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट। केस 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड है। तो लार्जर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लार्जर वैल्यू ऑफ Kc और Kp, ये दिखाएगा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद केस 10 क्या है, जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि इस केस में अगर केस की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ पर लार्जर वैल्यू ऑफ Kp और Kc कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगी। ऐसा Kc और Kp की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लिखिए इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केस 1 से बहुत ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर K की वैल्यू बहुत कम है, K इज ग्रेटर देन 1, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ K इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी आदत है कि मैं लेक्चर समाप्त करने के पहले, अलविदा कहने के पहले मैं लेक्चर को समराइज करता हूं, तो इस लेक्चर को मैं समराइज कर रहा हूं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग कहां से किया था? आज हम लोगों ने स्टार्टिंग कहां से किया था भाई, बताइए। आज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया था वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करते हैं। तो उसमें मैंने 10 केस लिखवाए और 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 मिनट का काम है इसको रिवाइज करने का। हमको तो लगता है कि 10 सेकेंड का है। जब आपके रिदम में आ जाएगा तो ऐसे उंगलियों पर याद कर लीजिए कि पहला केस, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। अगर किसी भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट हो जाता है। अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पुराना न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर। Kc इज इक्वल टू Kc डैश इज इक्वल टू Kc स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, Kc की वैल्यू कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा किसी भी रिएक्शन पर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने वान हाफ फैक्टर लिखा, वान हाफ इक्वेशन लिखा। वान हाफ इक्वेशन क्या था, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसके 3 केस हम लोगों ने लिए, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में हमने डेल्टा H की वैल्यू 0 माना तो इसमें K2 K1 के बराबर आया, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं। हमने दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक मानी तो हमने ये पाया कि K2 इज ग्रेटर देन K1। यहाँ पर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरे नंबर पर डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0,
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि यूनिट ऑफ केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन, केसी की यूनिट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी और केसी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए केपी और केसी की यूनिट 1 आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट प्रभावित नहीं कर सकता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन कंप्लीशन की ओर होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर के की वैल्यू 1 से कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आप लिख लिख के पढ़िए, नोट करके पढ़िए, क्योंकि बिना केमिस्ट्री पढ़े नहीं आती है, बिना लिखे नहीं आती है। आपको यू हैव टू राइट। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है कि आप लिख लिख के पढ़िए। कोई भी इक्वेशन लिखिए तो उसको पढ़िए, तो उसको लिखिए और एक एक नोटेशन को, एक एक सिंबल को लिखिए कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है। श्रम करिए, क्योंकि बिना श्रमम विना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के जीवन में कुछ भी साध्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार, अलविदा।